हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट, जहां पे हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 3 लेक्चर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ खत्म कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर आज का लास्ट लेक्चर होगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। होपफुली आज ये चैप्टर खत्म हो जाए और इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा बच्चों, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फायदा ये होगा ना कि जिन भी बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर राइटिंग करनी है। अगर वो हो जा रही है आपसे तो फिर वेल एंड गुड, बढ़िया आगे चैप्टर में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का बेहतरीन सा लेक्चर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। क्या है आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ज्यादा टॉपिक्स आज है नहीं, क्लास छोटी ही रहने वाली है। क्या रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर प्लास्टिड्स, फिर राइबोसोम्स एंड देन वैक्यूल के बारे में। हमने सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आई गेस गोल्जी एपरेटस पढ़ लिया था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था हमने, आई गेस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हम लोग अब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वाला भी आई गेस बचा हुआ है टॉपिक, वो इसमें है नहीं, बट हम लोग लाइसोसोम भी कवर करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम सेल डिवीजन के थ्रू इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। चले फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबने ये लाइन सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई भी, चाहे साइंस का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का हो, कोई भी हो जिसे साइंस आती ना भी हो, उसे भी पता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास क्या है, हैव टू मेम्ब्रेन, क्या है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टू मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है ये। अब इसका जो बाहर वाला आउटर सरफेस जो रहता है, यानी जो आउटर लेयर रहती है, वो कैसी होती है, वो पोरस। पोरस कहने का ये मतलब है कि उसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इनर वाला जो रहता है वो कैसा है, फोल्डेड। फोल्डेड इनर, यानी अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का हम सेल बना रहे हैं तो इसके बाहर वाली लेयर में क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे इसमें क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे इसमें पोर्स प्रेजेंट है। और अंदर साइड की जो अंदर साइड की जो लेयर रहती है वो कैसी रहती है, वो ऐसी फोल्डेड लेयर रहती है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आउटर की क्या है, आउटर में पोर्स प्रेजेंट है और इनर वाली में क्या है, इनर जो है वो कैसी है, फोल्डेड है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्या है, इनर फोल्ड जो है वो किस लिए, ताकि उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। ठीक है, इनर सरफेस या इनर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है, ये वाली क्या है, दिस इज आउटर आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली क्या है, फोल्डेड वाली जो है वो है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है ये, क्या बोला, हैव टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बाहर वाले में ये जो छोटे छोटे हैं होल्स प्रेजेंट है, ये क्या है, रेड से जो नोट कर रहे हैं, ये दिस इज पोर्स। क्या है, पोर्स है ये, इसलिए इसको क्या बोला है, आउटर सरफेस इज पोरस और इनर वाली जो है वो फोल्डेड है। अब ये फोल्डेड अंदर की जो लेयर है या अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों है, फोल्डेड इसलिए है ताकि वो उससे क्या हो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। क्या हो सके, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से होगा क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एटीपी जो है उसका जनरेशन वो ज्यादा हो सकेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे सेल के अंदर डीएनए है, सेल के अंदर डीएनए होता है, बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डीएनए बोल रहे थे। वो डीएनए अगर हम ह्यूमंस में बात करें, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो वो डीएनए कम से कम 2.2 मीटर्स का होता है। 2.2 मीटर समझ लो कितनी बड़ी क्या हो गई, लेंथ हो गई ना। अब उसको एक छोटे से सेल में, जो सेल हमें दिखता तक नहीं है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर 2.2 मीटर्स का डीएनए प्रेजेंट रहता है।
यानी सोचो उस इतने बड़े डीएनए को कितने छोटे साइज में कॉम्पैक्ट किया होगा, ठीक है। उससे हुआ क्या, सरफेस एरिया जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसमें क्या किया, इसके लेयर में भी हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने के लिए हमने फोल्डिंग कर दी। अब वो फोल्डिंग करने के लिए क्या हो, फोल्डिंग करने की वजह से क्या हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से एटीपी का जो जनरेशन है वो ज्यादा होगा, यानी एटीपी ज्यादा बनेगी। और एटीपी क्या है, एटीपी इज सेल की करेंसी। करेंसी बोले तो जिसको हम लोग खर्च करके कोई भी काम कराएंगे। जैसे हमें कुछ भी सामान खरीदना हो तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, नोट खर्च करते हैं भाई, ठीक है, इंडियन करेंसी खर्च करते हैं। वैसे ही क्या है, हमारे सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो ये एटीपी बना रहा है, इससे हमें कोई काम कराना है तो किसका कंजम्पशन होगा, इस एटीपी का कंजम्पशन होगा। यानी इस एटीपी का हम लोग यूज करेंगे कोई भी काम कराने के लिए। इसलिए एटीपी क्या है, एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। समझ आया इतना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है, एटीपी का फुल फॉर्म बताएगा, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म फॉर एटीपी, ठीक है। क्या करता है एटीपी, एटीपी को क्या बोलते हैं, सेल एनर्जी करेंसी बोलते हैं। कहां पे बनता है ये, इनर मेम्ब्रेन पे बनता है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है, क्यों, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और उससे एटीपी का जनरेशन ज्यादा हो सके। बाहर की लेयर कैसी है, पोरस है बाहर की लेयर। और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहीं से मेन एटीपी की सिंथेसिस या फिर जनरेशन हो रहा है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोड्यूस करता है एटीपी। अभी देखा हमने इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, एटीपी जनरेशन हो रहा है। फिर क्या बोला, यूज्ड फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क। कहने का मतलब सेल के अंदर या सेल अगर कोई एक्टिविटी करवा रहा है, जैसे या फिर मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लो कि सेल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, सेलुलर एक्टिविटी में आ जाएगा। सेल अगर किसी एंजाइम को मार रहा है, उसके लिए अगर एनर्जी लग रही है, हमारे अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, फिर और क्या है, मेटाबॉलिज्म है, खाने को पचाना, डाइजेस्ट करना, एटीपी बनाना, वो सब क्या है, सेलुलर एक्टिविटीज है। उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। फिर क्या बोला, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क कहने का ये मतलब है कि कोई भी मैकेनिकल वर्क को आप सिंपल से समझिए कि कोई भी फिजिकल वर्क, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, एक एनर्जी जा रही है ना, बोलने में कुछ एनर्जी लग रही है, लिखने में कुछ एनर्जी लग रही है, आप सबको समझाने में तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि ये एटीपी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे सेल में कोई एक्टिविटी करानी हो या फिर फिजिकली कोई वर्क करना हो या मैकेनिकल वर्क बोले, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, एटीपी की। और वो एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दे पोजेस देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात यह है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेली से अलग होता है। और किस रिस्पेक्ट में अलग होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास अपना खुद का क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। सेल, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। सेल के पास एक डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी अपना डीएनए प्रेजेंट है, सेल के अंदर तो है ही, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किसी पर निर्भर नहीं रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास अपना खुद का डीएनए, मैं अपना काम खुद से कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट है। सेल के पास, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट थे, प्रोकैरियोट्स में 70s और यूकैरियोट्स में 80s। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, इनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अगर इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो दो चीजें यहां से समझ में आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एक तो सबसे जरूरी चीज एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन करा रहा है, फॉर्मेशन करा रहा है। कहां करा रहा है, इनर मेम्ब्रेन में, क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा एटीपी बनेगी। दूसरा क्या है, बाकी सेल ऑर्गेनेली से कैसे अलग है माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस ये करा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
क्या क्या था? पावर हाउस, आउटर लेयर पोरस है, इनर लेयर कैसी है? फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो एटीपी जनरेशन में, और एटीपी को क्या बोलते हैं? सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एटीपी, ताकि सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर की एक्टिविटी हो सके, और मैकेनिकल या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो सके। और क्या बोला? सेल अलग है, एक्सक्लूसिव है सेल। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी है। ठीक है। अब इसी तरह एक और सेल ऑर्गेनेली हमारे पास हो जिसके पास खुद का डीएनए। कौन सा है वो सेल ऑर्गेनेली? ये देखो, पहले स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था। ये किसका स्ट्रक्चर है? गोल्जी एपरेटस का। कैसा था उसके पास? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है, पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल्जी एपरेटस में। यह है गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। ये क्या है? लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम अभी शायद हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था, इसमें कवर कर लेंगे इस लेक्चर में हम। बट अगर इसमें मान लो नहीं भी होता है तो मैं या तो एक स्लाइड ऐड करा करके, या फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ लाइसोसोम क्या करूंगा? खत्म करा दूंगा। ठीक है। अब क्या है? तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा। देखो, बाहर की लेयर कैसी है? बाहर की लेयर सिंपल एक ये लेयर है, और उसके बाद एक अंदर की लेयर है, जो कि कैसी दिख रही है? फोल्डेड फॉर्म में। ठीक है। और इसमें क्या होगा? हमारा एटीपी जनरेशन होगा। दिख रही है फोल्डेड। और बाहर वाले में क्या प्रेजेंट था? पोर्स प्रेजेंट था, इसलिए पोरस था। दिख गया स्ट्रक्चर। चले आगे बढ़े। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। अब जो मैंने बोला कि एक सेल और है, या एक सेल ऑर्गेनेली और है जिसके पास क्या रहता है? खुद का डीएनए रहता है। वो कौन है? वो है हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड्स जो है वो एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल। एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल कहने का ये मतलब है कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। एक्सक्लूसिव कहने का यही मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलेगा? प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा, एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या बोला? एग्जिस्ट इन टू वेराइटीज। दो वेराइटीज में ये प्लास्टिड देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? चलिए आगे समझते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट कहने का ये मतलब कि अगर सेल के अंदर, या फिर मान लो कि कोई भी टाइप का कलरेशन अगर आ रहा है, यानी कलर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। किसी भी सेल, फॉर एग्जांपल प्लांट में अगर कोई फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसके मल्टीपल कलर्स के फ्लावर होते हैं। जैसे कोई फ्लावर पर्पल कलर का है, रोज जैसे रेड कलर का है, पिंक रोज है, येलो रोज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर के जो कलर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? क्योंकि उस फ्लावर की जो सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड भी कैसा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड। क्या बोला? कलर्ड प्लास्टिड है, जैसे कि फ्लावर में देखने के लिए मिलेंगे ये। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के कलर जो होते हैं वो किसमें आ गए? क्रोमोप्लास्ट में आ गए। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक इसका स्पेशल टाइप। क्या बोलो? क्रोमोप्लास्ट का एक स्पेशल टाइप क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही है ये। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट ही है। लेकिन जब इस क्रोमोप्लास्ट में क्या हो? कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जब इस क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कोई भी अलग कलर है, अगर पर्पल, वॉयलेट, रेड, ब्लू, येलो, कोई भी अगर कलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट सेल की वजह से। लेकिन जब इस क्रोमोप्लास्ट सेल के अंदर क्लोरोफिल क्या जाए? क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाए। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। और ये पिगमेंट कैसा होता है? ये पिगमेंट जो होता है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है ये? दिस इज ग्रीन कलर पिगमेंट। ये क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसके वजह से एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो पाती है। क्या बोला? इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस। यानी अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराना है तो क्लोरोफिल होना जरूरी है। सेल के अंदर क्लोरोफिल होना जरूरी है। और ये जो क्लोरोफिल है,
अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब क्लोरोफिल उस सेल में प्रेजेंट है। जिस सेल में प्रेजेंट रहता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का ही एक वर्जन है जिसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। पिगमेंट होता किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, इसलिए अपीयरेंस कैसे आती है? ग्रीन कलर की अपीयरेंस आती है। ठीक है, क्या बोला कि विच रेगुलेट्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, रेगुलेट होते रहता है। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया, अब उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन रिमूव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया और ऑक्सीजन रिमूव करेगा, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो रेगुलेट होता रहता है। इसलिए बोलते हैं जहां पे प्लांट्स ज्यादा है वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, एयर जो है वो क्या रहेगी? प्योरिफाइड रहेगी। ठीक है, अगर गांव एरिया में देखो, इसलिए क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो ज्यादा रहते हैं, इस वजह से गांव की जो एयर है उसमें फ्रेशनेस रहती है। अभी यही कहीं बड़ी सिटीज में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहां पे क्या है? इतने बिल्डिंग्स बन गई है, इतने पेड़ या फिर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब इस प्लास्टिड का नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट लैक कलरेशन, यानी ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, और क्या बोला? एंड प्राइमरली फंक्शन इसका क्या है? इसका ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज साइट। यानी क्या बोला कि ल्यूकोसाइट जो है वो एज अ स्टोरेज साइट एक्ट करता है प्लांट में। ठीक है, एक सेल के अंदर प्लास्टिड, अगर वो प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट है तो वो क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो स्टोर करने का काम करेगा, सेल के अंदर स्टोरिंग का काम करेगा। किसकी स्टोरिंग? स्टोरिंग फॉर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। प्रोटीन ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे से प्रोटीन के स्ट्रक्चर या फिर छोटे छोटे प्रोटीन पार्ट्स को क्या करेगा? ये स्टोर करके रखेगा। तीन चीज स्टोर करेगा, क्या क्या है वो? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स स्टोर करेगा। ठीक है, ग्रैन्यूल्स कहने का क्या मतलब है कि स्मॉल प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन्स के ग्लोब्यूल्स फॉर्म में क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। प्लास्टिड समझ में आया क्या होता है? प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है सबसे पहली बात की एक्सक्लूसिव है, किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलेगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दो वेराइटीज होती है प्लास्टिड की, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है और ये फ्लावर्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का ही एक वेराइटी या फिर एक वर्जन है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो रेगुलेट होते रहता है। फिर दूसरी वेराइटी क्या है प्लास्टिड की? दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर वगैरह नहीं होता है, इसका मेन फंक्शन स्टोर करने का है, इसलिए स्टोरेज साइट भी बोलते हैं इसको। फिर क्या, किसकी किसकी स्टोरिंग करेगा? फर्स्ट स्टार्च, दूसरा ऑयल और तीसरा हमारे पास है प्रोटीन ग्रैन्यूल्स की स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बताया था जब ब्रीफ स्टडी हम लोग सेल के बारे में कर रहे थे या जब हमने डिटेल स्टडी कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े तब भी हमने बात की थी इसकी। क्या राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? एक मेम्ब्रेनलेस। इस वर्ड को आप ध्यान से नोट करें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी है, मेम्ब्रेन लेस कौन सी है। तो मैं प्रेफर करता हूं आपको कि आप क्या करो, मेम्ब्रेन लेस याद करो, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली ज्यादा नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बहुत ज्यादा है आपके पास। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, बहुत सारी वैक्यूल, बहुत सारे आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसलिए क्या करो आप कि नॉन मेम्ब्रेनस जो है दो तीन ही नाम है आपको वो याद करने हैं। ठीक है, आप में तो आई गेस 9th क्लास में तो दो ही है, वो याद करना है। क्या बोला? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है कौन? राइबोसोम। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारे पास? दैट इज राइबोसोम। ये वाला स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिल रहा है दैट इज राइबोसोम। अब क्या बोला?
राइबोसोम का काम क्या होता है? इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये 2 लाइन तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कभी भी राइबोसोम की अगर बात हो रही है तो इतना ध्यान में रखना कि सबसे पहली बात की नॉन मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना कि जहां जहां राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहां वहां पे हम प्रोटीन सिंथेसिस, मेजरली जहां जहां पे प्रेजेंट होगा राइबोसोम वहां वहां पे हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट था और वहां भी हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी। एक सेल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है, वहां भी क्या हो रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म से राइबोसोम उठ करके न्यूक्लियस के अंदर जाता है थ्रू न्यूक्लियोपोर और वहां भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी प्रिमिटिव सेल के अंदर जो बहुत पुराने सेल हैं उनमें भी प्रेजेंट है और जो कॉम्प्लेक्स सेल है उनमें भी ये राइबोसोम प्रेजेंट है। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, वो कौन सी है? हमारी राइबोसोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो 70s राइबोसोम प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास 80s राइबोसोम प्रेजेंट है। 2 तरीके के राइबोसोम है। हालांकि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब एक एक्स्ट्रा ज्ञान है ये। क्या है ये एक्स्ट्रा ज्ञान? जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे लिख सकते हो। क्या कि इस राइबोसोम में जो ये 70s राइबोसोम है, इसकी 2 यूनिट, ये देख रहे हो, एक ऊपर का स्ट्रक्चर है और एक ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे mRNA बोलते हैं, जहां पे क्या होती है? ट्रांसलेशन वगैरह और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। क्या बोला कि एक ऊपर की यूनिट है और एक नीचे की यूनिट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो 70s राइबोसोम है इसमें 2 चीजें रहती हैं। एक दैट इज लार्जर सब यूनिट और जो नीचे वाली है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से इस 80s वाले राइबोसोम में भी 2 चीजें प्रेजेंट रहती है। वो क्या है हमारा? एक दैट इज लार्जर सब यूनिट और दूसरा क्या है हमारे पास? दैट इज स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। समझ आई इतनी बात? आगे बढ़ जाओ। 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। 70s राइबोसोम में भी प्रेजेंट है और 80s राइबोसोम में भी प्रेजेंट है। ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम में क्या क्या बात है? जो 2 चीजें जो आपको याद रखनी ही रखनी है, हमेशा गांठ बांध करके उसको अपने दिमाग में डाल दो। क्या कि राइबोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है और दूसरी बात ये कि जहां जहां राइबोसोम की बात करेंगे मेजरली वहां पे क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तीसरी बात हमने क्या बोली कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम है और यूकैरियोट सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट है। इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताने के लिए बता दिया, ठीक है। क्या है? 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। इन 70s और 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है। एक बड़ी वाली जिसको हमने क्या बोला? लार्जर सब यूनिट और एक छोटी वाली जिसको हमने क्या बोला? स्मॉलर सब यूनिट। 70s के पास भी सेम है और 80s के पास भी सेम है, लेकिन इसका जो अमाउंट रहता है ना, जैसे इसमें आई गेस 50-30 का रेशियो जो रहता है वो आपको याद नहीं करना है। इसमें 50-30 का और इसमें 60-40 का रेशियो रहता है, ठीक है, वो याद नहीं करना है। बस इतना जानो कि 2 सब यूनिट होती है और ये भी क्या है? मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, दैट इज एक्स्ट्रा ज्ञान। दैट इज एक्स्ट्रा ज्ञान है भाई। अगर जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? जब अभी हम पीछे हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक वैक्यूल का वेसिकल्स नाम का एक स्ट्रक्चर था, या वेसिकल्स एक वर्ड था, जहां पे मैंने डायग्राम बना करके ऐसे करके बनाया। इस वैक्यूल के अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहती है? चीजें प्रेजेंट रहती है, बनाया था। इसी तरह क्या रहता है? वैक्यूल्स रहता है।
वैक्यूल्स है क्या? वैक्यूल इज स्टोरेज सैक। क्या है? स्टोरेज सैक। जैसे हमने पीछे देखा कि ल्यूकोसाइट क्या कर रहे हैं? स्टोरिंग का काम कर रहे हैं। ल्यूकोसाइट क्या कर रहे हैं? स्टोरिंग का काम कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है? वैक्यूल जो है वो भी किसका काम कर रहे हैं? स्टोरेज का काम कर रहे हैं। वैक्यूल का काम क्या है? एक सेकेंड। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल इज स्टोरेज सैक। सैक कहने का मतलब एक पाउच लाइक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर? सेल के अंदर, जो कि क्या करता है? जो कि कैसा होता है? स्मॉल होता है एनिमल्स में और लार्ज होता है इसमें प्लांट्स में। क्या बोला? स्मॉल इन एनिमल्स एंड लार्ज इन प्लांट। अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी सेल ऑर्गेनेलिस में प्रेजेंट है। तो वहीं पे क्या होगा? वहीं पे एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? वहीं पे हमारे पास एक प्रेजेंट होगा ऐसे फॉर्म में, इसका क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। ठीक है, मार्क कर दिया। दिस इज वैक्यूल। स्टोरेज सैक है सेल के अंदर, एनिमल में स्मॉल रहता है और प्लांट्स में कैसा रहता है? लार्ज रहता है। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल कहने का मतलब कि प्लांट में जो वैक्यूल रहता है वो सेंट्रली ओरिजिनेट रहता है। कैसा रहता है? सेंट्रली ओरिजिनेट। ये क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे कहीं साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये किसकी बात है? ये प्लांट की बात है। ठीक है, प्लांट में क्या बोला कि प्लांट सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज कितना? 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम फिल्ड विथ सेल सैप। सेल सैप का मतलब वैक्यूल है। क्या देखो, परसेंटेज देख रहे हो कितनी? 50%, यानी सेल का आधा अमाउंट वहां से लेकर के कहां तक गई है इसकी रेंज? 90% तक। यानी अगर हम ऐसे एक सेल बनाएं तो इसमें साइड में कहीं छोटू सा न्यूक्लियस होगा और बाकी का जो ये पूरा पार्ट है ये क्या होगा? ये वैक्यूल होगा। ठीक है, अब वैक्यूल की जो बाहर की लेयर होती है, वैक्यूल की जो बाहर की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल की जो बाहर की लेयर है वो किसकी बनी हुई है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो बाहर की लेयर है ना, ये जो येलो से जो लेयर बनाई है, बाहर की जो लाइनिंग बनाई है, वो किसकी बनी हुई है? टोनोप्लास्ट की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? अब फंक्शन देखते हैं, वैक्यूल का क्या फंक्शन है। फंक्शन में अगर हम बात करें तो क्या करता है ये? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर एक स्टिफनेस प्रोवाइड करना, यानी सख्त सख्त करना उस सेल को। ठीक है, रिजिड बनाना, स्ट्रॉन्ग हार्ड ताकतवर बनाना, उसका किसका काम होता है? वैक्यूल का काम होता है। एक सेल के अंदर 50 to 90% अगर स्पेस ले रखा है तो सेल पे अगर बाहर से प्रेशर भी आएगा तो उसको क्या करेगा? वो दबने नहीं देगा। ठीक है, उसको टर्जिड बना के रखने देगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा। ये काम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस। अब इतना बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो सेल को टर्जिड तो बना दे रहा है, ठीक है, रिजिड तो कर दे रहा है। अब इसका अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला कि स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस। कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टोर होकर के रख रहा होगा सेल, इसीलिए तो इसको क्या बोला है? स्टोरेज सैक बोला है। अब इसमें स्टोर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। कंटेंट में क्या क्या? एक दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड स्टोर करेगा, शुगर स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, फिर सेल किसमें? एंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या बोला कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या करता है ये? इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड फूड आइटम्स। यानी एक सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया, यानी उसकी जो फॉल्स फीट होती हैं उसकी मदद से प्रे कैप्चर करता है। ठीक है, या फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद जब ये अमीबा के अंदर चला गया वो फूड, वो क्या करेगा? उसका इनटेक कौन कर लेगा? उसका इनटेक वैक्यूल कर लेगा। यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड को भी कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि वैक्यूल का एक स्पेशलाइज्ड रोल है। क्या है वो स्पेशलाइज्ड रोल? कि एक्सपेलिंग excess water and waste from unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर, एक सेल के अंदर अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है,
यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन अ सेल, उसको क्या करेगा, एक्सपेल। एक्सपेल करने का मतलब कि वो क्या करेगा, सेल से वैक्यूल्स के थ्रू क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि सेल के अंदर, यूनिसेलुलर सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल का बना है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। उस सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करना है, अगर बाहर भेजना है सेल के, तो कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। अब हमारे अंदर क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिन की फॉर्म में हम लोग पास आउट करते हैं, ठीक है, उसकी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वैक्यूल के फॉर्म में या वैक्यूल की हेल्प से वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर को एक्सपेल करते हैं, यानी निकाल देते हैं। ठीक है, अब वैक्यूल की क्या क्या बातें हमने पढ़ ली कि एक तो स्टोरेज सैक होता है, ये स्टोर करने का काम करता है ये। ठीक है, प्लांट में कैसा होता है, ये लार्ज होता है, और एनिमल्स में कैसा होता है, ये स्मॉल होता है। प्लांट में कैसा होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, बना के दिखाया था एक सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल। कितना इसका रेंज क्या है, 50 से 90% जो है वो सेल की वॉल्यूम कहने का मतलब सेल के अंदर की जो 3 डायमेंशनल स्पेस रहती है उसको 50 से लेकर के 90% तक सेल वैक्यूल कंज्यूम कर लेता है। और क्या होता है इसके अंदर, फिल्ड विथ सेल सैप। सेल के अंदर का जो फ्लूइड या मटेरियल जो भी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या था, फंक्शन की टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड कर रहा था, ये हार्ड बना रहा था, स्टिफ बना रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था सेल को। और क्या बोला कि स्टोर करता है एसेंशियल सब्सटेंस, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज सैक बोलते हैं। फिर क्या क्या स्टोर कर रहा है, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम करता है फूड आइटम्स को भी। ठीक है, क्या करता है, फूड आइटम्स को भी कंज्यूम करता है। 4 चीजें, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड आइटम्स को भी क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसका एक स्पेशलाइज्ड रोल है कि अगर इसमें इस सेल में क्या हो जाए, एक्सेस वाटर आ जाए, यानी अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाए, और या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो उस सेल में, तो क्या करता है, उसको उस सेल से वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, समझ में आ गया वैक्यूल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया हमने, फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने वैक्यूल पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं सेल की डिवीजन, यानी एक सेल ग्रो कर चुका है, उसके अंदर क्या हो गया, मल्टीपल सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, डेवलप्ड है, फंक्शनल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट उसके पास, और अब क्या हो गया, उसके पास ये एबिलिटी आ चुकी है कि वो अपने आप को डिवाइड करे और क्या करे, न्यू सेल्स बनाए। सेल क्या करता है, दिस इज मदर सेल, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज पेरेंट सेल। एक सेकंड, ये हमारा क्या है, सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलेंगे। अब ये पेरेंट सेल क्या है, मैच्योर है, सेल डिवीजन कर सकता है, ये क्या करेगा, आगे चल के और अपने जैसे सेल बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डॉटर सेल बोलेंगे। अब ये मत बोलना कि सर इसको सन सेल क्यों नहीं बोलते, इतनी भेदभाव क्यों है हमारे साथ कि भाई हमने इसका नाम रख दिया डॉटर सेल, सन सेल क्यों नहीं नाम रखा। डॉटर सेल इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये सेल भी क्या होंगे, ये सेल भी ग्रो करेंगे, ठीक है, फूड कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे, और क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद ये सेल भी एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा जब इसके पास भी वो एबिलिटी आ जाएगी कि यह अपने आप को डिवाइड करे, और ये डॉटर सेल क्या बन जाए, पेरेंट सेल बन जाए। पेरेंट सेल बनने के बाद ये भी सेल डिवीजन करे और न्यू सेल बनाए। और न्यू सेल यानी यहाँ पे देखा जाए तो एक रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग हो रहा है यहाँ पे, या न्यू सेल्स बन रहे हैं। और रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करने का या न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने का काम किसका होता है, फीमेल्स का। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, इसको डॉटर सेल बोला। ठीक है, अब तो नहीं बोलोगे कि सर इसका नाम सन सेल क्यों रखा है, ठीक है, क्योंकि सन सेल के पास एबिलिटी नहीं है। ठीक है, चले देखें सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोसेस, क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनिज्म में
न्यू सेल्स अगर बनवाने हैं तो पुराने सेल क्या करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो डिस्कवरीज वगैरह में आप जब देख रहे थे तो सेल थ्योरी में हमने बात भी की थी कि रुडोल्फ वर्च्यो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट दिया था। वो पॉइंट क्या था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल जो है वो पुराने सेल से ही आ रहे हैं। और पुराने सेल कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, सेल डिवीजन। इसलिए वहां पे क्या बोला है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन या थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। याद है कि भूल गए कि बैकलॉग हो गया लेक्चर 1 का ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है कि न्यू सेल जो है फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। न्यू सेल्स का बनना क्यों जरूरी है, ताकि उसमें ग्रोथ हो और नए सेल का, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब नए सेल बनेंगे तभी तो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। ठीक है, अब अगर मान लो जब हम लोग पैदा हुए थे कैसे थे, छोटे छोटे से थे, हमारे अंदर का जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ था, या जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब एम्ब्रियो रहते हैं किसके, फीटल लाइफ में या एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब स्टमक के अंदर रहते हैं तब जो हमारा एंडोस्केलेटन कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये जो पूरा बोन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा स्केलेटन। वैसे इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ था, कार्टिलेज नाम की एक, किसका बोलते हैं, कार्टिलेज नाम की चीज का बना था। ठीक है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे बोन्स के थ्रू रिप्लेस हो गए। कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट सा होता है, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इजिली, क्या होता है, ब्रेक हो सकता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास अभी भी वो कार्टिलेज का ही एंडोस्केलेटन होता तो जरा सी चोट लगने पे हमारा जो है कार्टिलेज टूट जाता, फ्रैक्चर हो जाता। ये ऐसा ना हो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुई है, कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट हुई है बोन से। कार्टिलेज के सेल अलग होते हैं, बोन के सेल अलग होते हैं, इसलिए क्या बोला, हमारी ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल है नए सेल का बनना। फिर हमारा अगर मान लो सेल का रिप्लेसमेंट कराना है, जैसे कहीं पे कट लग गया या अगर स्किन डैमेज हो गई तो देखते हो कि अपने आप थोड़े टाइम बाद, मान लो अगर कहीं कट लग गया तो वहां की स्किन क्या हो गई, डैमेज हो गई, या फिर वहां की स्किन क्या हो गई, कट गई। तो अब उस स्किन को थोड़ी दिन बाद जब देखोगे तो वो क्या होता है, वो हील हो जाता है, वहां पे नई स्किन आ जाती है। अब नई स्किन आई है यानी स्किन सेल उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो भी आए हो, यानी सेल का रिप्लेसमेंट भी कराना जरूरी है। और रिप्रोडक्शन के वक्त पे भी नए सेल का बनना जरूरी है। ठीक है, समझ आया क्यों जरूरी है नए सेल का बनना, ताकि क्या हो सके, सेल का रिप्लेसमेंट हो सके, फिर रिप्रोडक्शन हो सके और ग्रोथ हो सके। तीन चीजें, क्या क्या, ग्रोथ हो सके, सेल रिप्लेसमेंट हो जाए यानी पुराने सेल या फिर जो डैमेज्ड सेल है वो रिप्लेस हो जाए और न्यू सेल आ जाए, और रिप्रोडक्शन, क्या बोला, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आया इतनी बात। नेक्स्ट, सेल डिवीजन के मेजरली दो टाइप है, एक हमारे पास है दैट इज माइटोसिस और दूसरा है हमारे पास। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, क्या होता है ये माइटोसिस, माइटोसिस कहने का ये मतलब है कि मान लो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, दैट इज पेरेंट सेल, ये वाला जो सेल है दैट इज पेरेंट सेल, और ये जो सेल है वो क्या है, दैट इज डॉटर सेल। इसमें भी ये स्ट्रक्चर जो है ये माइटोसिस का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मियोसिस का है। स्ट्रक्चर या फिर इस इमेज को देखो तो इस इमेज को देखते ही आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि माइटोसिस का जब प्रोसेस होता है या जब हम बोले कि सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू अगर हो रही है तो पेरेंट सेल डिवाइड करके कितने, एक और दो, आई गेस ये विजिबल है नहीं है पता नहीं, एक सेकेंड, क्या बोला, 1 and 2, दो डॉटर सेल बना रही है। जहां पे मियोसिस में क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट सेल, पीसी लिख दे पेरेंट सेल को, ये जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल तो बना रही है, इसमें भी पेरेंट सेल डॉटर सेल बना रही है, इसमें भी पेरेंट सेल डॉटर सेल बना रही है, जहां पे दो ही डॉटर सेल बनाएगी, और यहाँ पे टोटल 1 2 3 and 4 चार डॉटर सेल बना रही है। ठीक है, माइटोसिस में कितने, दो डॉटर सेल बन रहे हैं, और मियोसिस में कितने, चार डॉटर सेल बन रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और देखोगे
कि अगर इस पेरेंट सेल में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि क्रोमोसोम क्या होता है, मैं भगा दूंगा उसको सेकंड और थर्ड लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। जिसको नहीं पता है क्रोमोसोम क्या होता है, सेकंड लेक्चर देखो और थर्ड लेक्चर देखो। अगर क्रोमोसोम में कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपने पिछले के लेक्चर्स सही से नहीं देखे, ठीक है। तो पहले वो देखिए, 4 क्रोमोसोम अगर एक पेरेंट सेल में प्रेजेंट है और अगर वो सेल डिवीजन थ्रू माइटोसिस कर रहा है तो जो डॉटर सेल बनेगी उसमें भी क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कितना रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। लेकिन अगर एक पेरेंट सेल सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस अगर कर रहा है तो जो डॉटर सेल बनेंगे, यहाँ पे कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं। और डॉटर सेल में कितने हैं, 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2। यानी पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में कितने हैं, इसमें कितने प्रेजेंट है, 2 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस, मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस देखते हैं। क्या बोला कि सबसे पहली चीज कि इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस में क्या बोला कि इट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब सीधा सा नाम से समझो, बायोलॉजी में आधी से ज्यादा चीजें तो नाम से ही कवर हो जाती है। रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब कि रिड्यूस इन क्रोमोसोम नंबर। यानी मियोसिस में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम का जो नंबर पेरेंट सेल में था उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस यानी रिडक्शन हो जाएगा, और कितना, हाफ ऑफ क्रोमोसोम बचेंगे इसमें पेरेंट सेल में। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल, इक्वेशन टर्म में ही कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल वर्ड छुपा है। इसमें क्या रहता है, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। मैंने ये पॉइंट लिख भी दिया है यहाँ पे ताकि ये वर्ड जो लिखा है, ये वर्ड जो इक्वेशनल डिवीजन और वहां पे रिडक्शनल डिवीजन लिखा है, ये समझ में आ जाए। अब क्या बोला कि माइटोसिस का जब प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में, जब माइटोसिस के थ्रू होगा तो क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल, क्या देखा, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। और जब मियोसिस हो रही है तब क्या देखा कि 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। यानी जब सेल डिवीजन माइटोसिस से हुई तो दो डॉटर सेल बने, और जब मियोसिस के थ्रू हुई तब 4 डॉटर सेल बने। फिर उसके बाद क्या बोला कि डॉटर सेल जो रहती है क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। क्या बोला, डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हर डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अगर डॉटर सेल में फॉर एग्जांपल 100 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हर डॉटर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, 100 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, अब वहीं पे मियोसिस में क्या बोला कि डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। यानी अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम हर डॉटर सेल में प्रेजेंट होगी। समझ आया इतना। नेक्स्ट क्या बोला कि मियोसिस में, सॉरी माइटोसिस में इट हेल्प्स, क्या बोला, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ। ये जो माइटोसिस और मियोसिस का एक डिफरेंस जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो क्या है कि माइटोसिस तब होती है जब ग्रोथ करानी हो या रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू करानी हो। क्या, ग्रोथ, जब सेल की ग्रोथ करानी हो, सेल में सेल की ग्रोथ करानी हो, सेल को ग्रो करना हो, तब क्या होता है, तब कौन सी प्रोसेस होती है, या फिर सेल किसके थ्रू डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। फिर जब सेल को इंजर्ड टिश्यू यानी कहीं पे
कि मान लो एक स्किन हमारी कट हो गई, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं, स्किन में कोई इंजरी आ गई, किसी तरीके से हमारी स्किन कट हो गई। अगर स्किन कट हुई है तो स्किन के अंदर के जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो भी डैमेज होंगे। डैमेज अगर होंगे तो वो टिश्यू किसके बने हैं, सेल के बने हैं। यानी अगर इस टिश्यू को हमें सही करना है, हील करना है, तो उसके लिए हमें उस सेल को चेंज करना पड़ेगा। जो सेल इंजर्ड हो गया वो हमारे किसी काम के नहीं है, अब उसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, न्यू सेल्स बनाने पड़ेंगे। उस न्यू सेल्स को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, यानी गैमीट्स बनाना हो तब हम मियोसिस का यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम ऊपर ऊपर से बोले तो जब रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है, जब रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, जब रिप्रोडक्शन का काम या फिर रिप्रोडक्शन की क्या कहते हैं हमारे पास एबिलिटी आ जाती है, उसके बाद का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। या प्रोडक्शन गैमीट अगर बनाना हो तो क्या होता है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। गैमीट्स होता क्या है, मेल में, मेल के अंदर गैमीट्स होता है स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवा, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। गैमीट्स क्या है, गैमीट इज मेल रिप्रोडक्टिव, क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्म, या फिर फीमेल में क्या बोलेंगे, ओवा या फिर एग बोलेंगे। इसका जब प्रोडक्शन कराना होता है तब किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन, मियोसिस के थ्रू। समझ आ गया, मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस समझ में आया। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। फिर उसके बाद क्या बोला, 2 डॉटर सेल बनती है माइटोसिस के थ्रू और 4 डॉटर सेल बनेंगी मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स में है उतने ही किसमें रहेंगे, डॉटर सेल में। और मियोसिस में जितने हमारे पास पेरेंट सेल में थे क्रोमोसोम, उसके हाफ क्रोमोसोम किसमें रहेंगे, डॉटर सेल में। अब एक मेन पॉइंट माइटोसिस का कि ग्रोथ और इंजर्ड टिश्यू के रिप्लेसमेंट में काम आता है माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ चीजें, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं। यहाँ पे मैंने प्लांट सेल की बात की है कि प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो कैसा होता है, और यहाँ पे एनिमल सेल की। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को अब हम देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात की, सबसे पहले हमने बोला किसके बारे में, सेल के शेप के बारे में बोला। सेल का शेप, प्लांट सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्क्वायर शेप का या फिर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। बाकी हमने सेल की मल्टीपल शेप्स भी पढ़ी हैं। फिर क्या बोला, एनिमल का जो सेल होता है वो इररेगुलर शेप, यानी कैसा भी हो सकता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर, ऐसा सा। अब इस शेप का कोई नाम थोड़ी है, ये कैसा है, ये तो इररेगुलर शेप है। तो एनिमल सेल जो होता है वो इररेगुलर शेप का होगा या फिर कैसा होगा, राउंड शेप का होगा। ठीक है, कैसा होगा, इररेगुलर शेप का होगा और राउंड शेप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसकी बात की, सेल वॉल की बात की। सेल वॉल में, प्लांट सेल में हमारा क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। सबको पता है ये बात। अच्छा एक बात यहाँ पे लिख लो, सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्म में क्या होता है, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल इज एब्सेंट। माइकोप्लाज्म में ही सेल वॉल एब्सेंट रहती है। माइकोप्लाज्म क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, उसमें क्या रहता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब क्या बोला, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। तीसरी किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक मेम्ब्रेन, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली किसमें, प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसा है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पहली बात तो प्रेजेंट है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, सही बात है,
सही बात है। फिर क्या बोला, लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि प्लांट सेल, अभी हमने जब पीछे पढ़ा वैक्यूल का, तो वैक्यूल क्या कर रहा था, 50 to 90% सेल का जो वॉल्यूम है वो कंज्यूम कर ले रहा था। यानी अगर हम एक सेल बनाए तो उसके अंदर मेजर पार्ट तो हमारा किसने कवर कर लिया, वैक्यूल ने। अब वैक्यूल ने अगर कवर कर लिया मेजर पार्ट, तो और कैसा था प्लांट में, सेंट्रली लोकेटेड था, तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ पे रहेगा, वो साइड पे ही तो रहेगा न्यूक्लियस। इसलिए क्या लिखा, प्रेजेंट है और लाइज ऑन दी वन साइड ऑफ दी सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए क्या बोला कि प्रेजेंट, और इसमें जो हमारा क्या है न्यूक्लियस है वो लाइज इन द सेंटर ऑफ दी, यानी सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की, दैट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या रहता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में लाइजोसोम प्रेजेंट है और कैसा है, रेयर है, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में तो लाइजोसोम होगा ही नहीं। क्या बोला, बहुत सारे प्लांट्स में तो लाइजोसोम होगा ही नहीं, लेकिन अगर जिसमें होगा तो वो कैसा ऐसा है, वो प्लांट रेयर है। क्या बोला, लाइजोसोम का होना एक प्लांट सेल में रेयर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, एनिमल सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट है। फिर किसकी बात करेंगे हम लोग, गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस क्या है, गोल्जी एपरेटस प्लांट में प्रेजेंट है। गोल्जी एपरेटस है क्या, क्या करता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है लास्ट लेक्चर में। एनिमल सेल में भी गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है। नेक्स्ट दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ अ सेल, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड जो भी कंटेंट प्रेजेंट रहता है, कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में।